एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर जी की ये एक ऐसी लाइन है जो बहुत ही रियल है कि ये दुनिया जो है उन्होंने इसको बोला कि ये जो पूरी जिंदगी है, ये जो पूरी लाइफ है, ये एक स्टेज है और हम सब पपेट्स हैं। ठीक है, तो इसके जरिए वो बहुत ही अच्छा एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग केवल प्लेयर्स हैं। हम यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। हमारी एंट्री है, हमारी एग्जिट है और जैसे हम आए हैं वैसे ही हम एक दिन चले जाएंगे और जो भी हमारा किरदार है वो हम यहाँ पर निभाकर चले जाएंगे, जैसे एक मूवी के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर आप हीरो हैं तो आप हीरो बन के जाएंगे, अगर आप विलेन हैं तो आप विलेन बन के जाएंगे। जो भी आपका रोल होगा आप वो निभाकर इस दुनिया से चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. क्या कहते हैं वो? शेक्सपियर यहां पर कहते हैं कि all the world is a stage, कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है। वो कंपेयर कर रहे हैं लाइफ को स्टेज के साथ और कह रहे हैं all men and women merely players, और हम सब आदमी औरत हम कुछ नहीं है, हम केवल प्लेयर्स है। प्लेयर्स का मतलब यहां पर उनसे है, उनका मतलब है कि हम सब महज एक्टर्स है और कुछ नहीं है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनकी एग्जिट्स हैं, उनकी एंट्रेंसेस हैं, मतलब आप लाइफ के अंदर आते हैं, आप लाइफ से चले जाते हैं। तो एंट्रेंस और एग्जिट का मतलब, एग्जिट का मतलब हो गया डेथ, ठीक है, और एंट्रेंस का मतलब हो गया बर्थ। तो आप जन्म लेते हैं, आप मर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और एक आदमी इन हिज टाइम का मतलब क्या है? जितना भी समय उसका है इस दुनिया रूपी स्टेज पे। अब एक मूवी के अंदर जिस भी किरदार का जितना पार्ट होता है वो उतना ही तो प्ले करता है, हाँ या ना? बहुत सारे पार्ट प्ले करता है, राइट, अपनी लाइफ के अंदर। कभी वो बच्चा नवजात होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो लवर बनता है, फिर वो सोल्जर बनता है, फिर वो डॉक्टर बनता है। बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है वो, है ना? वो मदर बनते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं। तो कह रहे हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं और हम इस जिंदगी के अंदर बहुत सारे किरदार निभा कर जाते हैं और हम उतने ही समय के लिए यहां पर अपना किरदार निभाते हैं जितना हमारा लिखा होता है, राइट? अब कहते हैं हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। देखो यहां कह रहे हैं हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। भाई बहुत ही मस्त बात उन्होंने करी है। वो कहते हैं कि 7 एजेस होती हैं, ठीक है, उसकी जो एक्ट है उसकी 7 एजेस होती है। सबसे पहली एज क्या होती है? द इन्फेंट, जो आप नवजात होते हो, ठीक है। म्यूलिंग मतलब एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह ची 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 करने वाली है, ठीक है, रोने वाली है, जो सॉफ्ट क्राइंग होती है एक बच्चे की, म्यूलिंग। एंड प्यूकिंग इन दी, और उल्टियां कर रहे होते हो आप, डकारे ले रहे होते हो, दूध बाहर फेंक रहे होते हो। बोल रहे एक वो एज होती है नर्स की हाथों में। Then the whining school boy with his satchel। अब वो कह रहे हैं कि whining, रोता हुआ बच्चा, फिर आप बड़े होते हो थोड़े से, फिर आपको स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, तो आप फिर वो रोता हुआ बच्चा दिखा रखा है जो अपना स्कूल बैग लेके स्कूल जा रहा है, वो सेकेंड स्टेज होती है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेक। और शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्या हो सकता है बताइए, बोलो क्या हो सकता है? सुबह सुबह आप उठते हैं, है ना, और आपका जो मॉर्निंग फेस होता है वो रोता हुआ चेहरा होता है, ठीक है, क्रीपिंग लाइक स्नेल्स, और आप धीरे धीरे, मतलब आपका कोई मन नहीं है स्कूल जाने का, ठीक है, बट आप जा रहे हो तो आप सारी चीजें धीरे 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 करते हो। तो ये वाला जो एज है, ये वाला जो स्टेज है, वो रिफ्लेक्ट करता है लेजीनेस। आपको जोर पड़ता है कुछ भी काम करने में, ठीक है। And shining morning phrase creeping like snail unwillingly to school। मतलब आप बिल्कुल घिसड़ के जा रहे हो क्योंकि आपको स्कूल
नहीं जाना है. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. अब देखो क्या बन गए हो आप. अब यहां पर आप क्या बन गए हो. And then the lover, फिर आप पहुंच जाते हो उस स्टेज पर जहां पर आप फुल ऑफ पैशन और इमोशन से भरे हुए हो. साइंग लाइक फर्नेस का मतलब है फुल ऑफ पैशन एंड इमोशन विद अ वोफुल बैलेड. वोफुल बैलेड मतलब उस टाइम पर आपको सैड सॉन्ग्स सुनना बहुत अच्छा लग जाता है. ठीक है, आप आहें भर रहे हैं अपने लवर की यादों में. ठीक है, और आप राइटर्स के सैड सॉन्ग सुन रहे हैं. ठीक है, अपने लवर की ब्यूटी को प्रेज करने के लिए, है ना. उसकी मतलब तुम्हें उसकी आईब्रो भी अच्छी लगती है, वो कह रहे हैं ये कि साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. तो वो एक कोई सैड सॉन्ग, सैड पोम का रेफरेंस ले रखा है और जो उसकी लवर के लिए बना है, और वो उसकी आईब्रोज की भी उसके अंदर तारीफ कर रहा है. देन अ सोल्जर, फिर आप एक सोल्जर बनते हो. ठीक है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड. पार्ड मतलब पोलिटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड. लेपर्ड के लिए पार्ड यूज किया है. jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. भाई बहुत ही जबरदस्त है. फिर कहते हैं आप एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर बन जाते हैं. Then a soldier full of strange oath and bearded like the leopard. Strange oath क्यों बोला जाता है? यहां पर आप अलग अलग अजीब अजीब प्रोमिसेस करते हैं, शपथ लेते हैं. हाँ या ना, कि आप रेडी हैं अपने ऑनर को डिफेंड करने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए. अजीब अजीब सी शपथ आपसे ली जाती है कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे. यस और नो बोलो, हाँ या ना. यस, बिल्कुल बेटा. हाँ, अब यहां पर वो कर क्या रहे हैं, देखो यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोल रही है कि जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन. आप यहां पर हर एक चीज के लिए लड़ने मिटने मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, बबल रेप्यूटेशन के लिए, मतलब फेम के लिए. समझ रहे हो आप कि आपको अगर कुछ भी करना पड़ रहा है तो आप रेडी हैं उस चीज के लिए. बिल्कुल, आप हर चीज के अंदर कूदने के लिए तैयार हैं. ठीक है, बेशक वो थोड़े टाइम का ही क्यों ना हो. ठीक है, बबल रेप्यूटेशन मतलब थोड़े टाइम के फेम के लिए भी, जो शॉर्ट लिव्ड होता है. एक सेकेंड. यस, अरे मजेदार पोएम है भाई ये. बेटा पार्ड यहां पर जो है वो यूज किया गया है लेपर्ड के लिए. यस, और अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं लाइफ की. बिल्कुल, ठीक है. तो अब फिर से, अच्छा ठीक है, फिर से बता देते हैं. देन अ सोल्जर कहते हैं अब आप ना एक लवर बनने के बाद एक सोल्जर बन जाते हैं. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक लेपर्ड्स. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स मतलब आप जब भी एक सोल्जर बनते हैं, अलग अलग तरीके की कस्में आपसे दिलाई जाती है कि मैं अपने देश के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और आप वो लेते भी हैं. एंड बियर्डेड लाइक लेपर्ड, और आपकी जो बियर्ड होती है वो लेपर्ड की तरह होती है. लेपर्ड की कोई दाढ़ी होती है क्या? नहीं ना, तो बिल्कुल आपको एकदम चिकना चपटा कर देते, छोटे छोटे बाल काट देते हैं. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक मतलब क्या हो गया कि आप अपने ऑनर के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हो, कह सकते हो, या आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना. हाँ,
और आप हॉट टेम्पर्ड हो जाते हो। क्विक इन क्वारल का मतलब है आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। सीकिंग दी बबल रेप्यूटेशन, और आप कहीं ना कहीं फेम चाहते हैं, बेशक उसके लिए आपको मरना मिटना ही क्यों ना पड़ जाए। यस और नो? आप एक्सट्रीम डेंजर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी रेप्यूटेशन के लिए। इवन इन दी कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मतलब है बहुत ज्यादा डेंजर, बेशक आपको फेस करना पड़ जाए फिर भी आप ये सब करने के लिए रेडी हो जाते हो। So, and then the justice in fair round belly with good cape in lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of vice, saws and modern instances. With good cape in lined का मतलब है with excess fat from careless eating habits. And then the justice. क्या मतलब है यहां पर? बोलो। अब आप ना जज बन जाते हो, मतलब ये वो स्टेज आती है। एंड देन द जस्टिस का मतलब है फिर आप एक जज बन जाते हो, आप हर एक चीज को हैंडल करते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप एक तरीके से जज बन गए। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केप इन लाइन। फेयर राउंड बेली का मतलब यहां पर क्या है, कोई बताएगा? फेयर राउंड बेली का मतलब क्या है कि आप फिजिकली वेल फेंड है, मतलब आप अच्छे खासे खाते पीते हो गए हैं, आपने अच्छा सब कुछ अचीव कर लिया है, और ये वो एज आती है जब आपकी तोंद निकल जाती है, ठीक है, ये वो एज आती है जब आपकी बेसिकली तोंद निकल जाती है, क्योंकि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से। यस, अब क्या है? विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब आपकी दाढ़ी वाड़ी कैसी है? एकदम फॉर्मल कट है। सिवियर आइज मतलब सीरियस, कमांडिंग लुक है कि अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। ये वो एज है जो मुझे लगता है 45-50 वाली जो एज होती है कि अब आपके पास तोंद आ गई है, अब आपके पास मेच्योरिटी आ गई है, अब आपकी फॉर्मल दाढ़ी है, अब आप जज कर सकते हो, अब आप मेच्योर हो गए हो, अब आपके अंदर एक कमांड देने वाली कि आपको हर एक चीज में सही गलत बताना होता है, कमांड करना होता है। फुल ऑफ वाइस सॉज, सॉज मतलब सेइंग्स एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, पूरी बातें आपकी भरी हुई हैं, ठीक है, कि आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बातें हैं करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। करंट एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स दे सकते हैं। करंट इंस्टेंसेस मतलब, मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब करंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज के लिए? टू प्रूव योर पॉइंट, टू प्रूव योर पॉइंट, तो आप वो वाली स्टेज पर आ जाते हो। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो क्या करता है बताइए? वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। अब आती है छठी स्टेज जिसके अंदर आप हो गए हो बूढ़े, ओल्ड एंड वीक, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। समझ में आ रहा है? मतलब आप स्लिपर्स पहन रहे हो, आप ग्लासेस लगा रहे हो, आप बूढ़े हो गए हो, आप कमजोर हो गए हो, आप वीक हो गए हो, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, कि आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, आपके साइड में पाउच लटका हुआ है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। अब क्या कहते हैं? हिज यूथफुल होज, एक बार जो उसकी दबंग आवाज होती थी, जब वो जवान था, जब उसकी दबंग आवाज होती थी, वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। यूथफुल होज का मतलब यहां पर ये भी निकल कर आ रहा है। ओके, बताइए पैंटलून का मतलब क्या है? अ फुलिश ओल्ड मैन। अब आप एक बेवकूफ बूढ़े आदमी बन गए हैं, समझ रहे हैं आप? अब आप एक बेवकूफ बूढ़े आदमी बन गए हैं, अब आप उस एज में आ गए हैं, अब आप स्लिपर्स पहन रहे हैं, आप पतले हो गए हैं, आप लीन हो गए हैं, आप वीक हो गए हैं, आपके आंखें खराब हो गई हैं, उन पर चश्मे चढ़ गए हैं, पाउच है आपके साइड में। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। भाई बहुत ही जबरदस्त। होज मतलब होता है टाइट फिटिंग ट्राउजर्स, ठीक है, तो यही है क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। अब आप
वो जो टाइट फिटिंग ट्राउजर्स जो होते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब बहुत लूज हो गए हैं, ठीक है। उसकी जो पुरानी टाइट फिटिंग वाली पैंट होती थी वो अब काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई हैं, ठीक है। और अब मतलब बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि उसके जो पैर हैं वो श्रिंक हो गए हैं, ठीक है। वो तो आप सोचो ना कि भाई वो एक्चुअल में क्या है कि उसकी जो अब वो मैनली आवाज है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होती जा रही है, और अब वो जो बुढ़ापे वाली उम्र है ना, वो एक्चुअल में मतलब ये एक्चुअल में हमारे शेक्सपियर जी उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। बिल्कुल यार, एक चीज के ना एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, ठीक है। तो अगर हमें उसे कुछ वर्ड्स में डालना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं, अच्छा से सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ये जो एज है ना, 6th एज है, अब वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है। और अब वो उस स्टेज में आ गए हैं जब स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब एक फुलिश ओल्ड मैन हो गया है वो, अब बेवकूफ ओल्ड मैन हो गया विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जो उसके यहाँ पे चश्मा रखा हुआ है, एंड पाउच ऑन साइड, पाउच है साइड में, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसकी जवानी के अंदर जो पैंट ठीक आती थी अब वो बहुत ज्यादा लूज हो गई है, जो उसने बचा कर रखी थी, प्रिजर्व करके रखी थी, अब वो उसको नहीं आती, उसके पैर सिकुड़ गए हैं, ये मीनिंग है। मतलब वो बुढ़ापा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यस, अ वर्ल्ड टू वाइड का मतलब है कि अब तो भाई वो बहुत ढीली हो गई है, वो अब फिट नहीं आती है, उसके पैर जो है वो सिकुड़ गए हैं। यस, ये मीनिंग है। तो एज, ओल्ड एज में क्या होता है, यही तो होता है ना। तो टाइम के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी बदल जाती है, बिल्कुल। फॉर हिज श्रंक शैंक, शैंक मतलब लेग्स, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। अब वो कह रहे हैं उनकी ये जो श्रंक शैंक है, श्रंक शैंक का मतलब है उनकी अब जो आवाज है वो बेटा बिल्कुल उनकी आवाज तो एक तो हो ही गई है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस वो तो खत्म हो ही गई है। फॉर हिज श्रंक शैंक का मतलब है कि उनकी ये जो पैंट थी जो जवानी की थी वो बहुत ज्यादा लूज हो गई है उनके पतले पतले पैरों के लिए, क्योंकि अब उनके पैर जो है वो सिकुड़ चुके हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जब जवानी में उनकी जो एक भारी मैनली आवाज होती थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल। अब वो क्या हो रहा है, अब उनकी सारी चीजें, आपने देखा वो बुढ़ापे में इंसान बच्चा हो जाता है ना, तो अब वो बच्चे जैसी बचपन में होती थी हाई पिच वाली और वीक वॉइस होती जा रही है। तो हाई पिच्ड हम बोल सकते हैं और वीक वॉइस हम बोल सकते हैं कि वो उनकी हो गई है टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, है ना, जैसा बचपन में होता। तो हम क्या बोलते हैं कि बूढ़ा आदमी और बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, राइट, पाइप्स एंड विसल्स का मतलब होता है चाइल्ड लाइक साउंड, बच्चों जैसी आवाजें जो हैं अब वो बनाने लगे हैं, ठीक है। मैं एक बार और अभी आप वापस से भी एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत करना। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स इन स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन, सैंस टीथ, सैंस आईज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। मतलब सैंस का मतलब है विदाउट, एंड सेकेंड चाइल्डिशनेस का मतलब है रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ अ चाइल्ड।
अब आप क्या आ जाते हैं, आप उसी स्टेज में आ जाते हैं, वो जो बच्चे वाली स्टेज होती है ना। अब ये आपकी फाइनल स्टेज है, ये 7th स्टेज है, ये आपकी फाइनल स्टेज है। और एक इंसान बच्चा बन जाता है, वापस से डिपेंडेंट हो जाता है, अनअवेयर हो जाता है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, हेल्पलेस हो जाता है, चीजें भूलने लगता है, अपना काम खुद नहीं कर पाता है। तो ये सेकंड चाइल्डिशनेस बोला गया है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स इन स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो एंड किस में करती है, वो इवेंटफुल हिस्ट्री में। कौन सी, इस सेकंड चाइल्डिशनेस, बचपन वाले टाइम में ही, ठीक है। एंड मियर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, कि आपको अपने आसपास क्या हो रहा है आप उससे अनअवेयर होते हो, अनकॉन्शियस होते हो चीजों को लेकर। विदाउट टीथ, आपके दांत नहीं है, आपकी आंखें ठीक नहीं है, आपका टेस्ट नहीं होता है कुछ भी, हर एक चीज आपकी खत्म हो चुकी होती है, आपके अंदर ताकत नहीं होती, आपके अंदर आंखें ठीक नहीं होती है, सुनना कम हो जाता है, पेट खराब रहने लग जाता है, सब कुछ खराब होता है। जैसे आप पैदा हुए थे, आपको सही से, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको क्लियर विजन नहीं होता है उसका, धीरे 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 उसके स्टार्टिंग में उसको सब ब्लैक एंड व्हाइट और ऐसी चीजें दिखती है, धीरे धीरे करके उसको चीजें दिखनी शुरू होती है, धीरे धीरे करके सब कुछ होता है। तो वही वाले स्टेज में एक्चुअल में ये बड़ा इंसान आ जाता है, राइट। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ठीक है, हम एक बार फिर से करते हैं। नो वरीज, चिंता मत करो, आई नो दिक्कत होगी क्योंकि शेक्सपियर की पोएम है तो इसके अंदर बहुत सारे, इसके केवल यही एक मीनिंग नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकल कर आएंगे, 2 बार जरूर समझने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं वापस से समझाती हूं। ठीक है, यस, चलो अब हम ना, अभी तो हमने इसका लिटरल वैसे मीनिंग देखा, अब हम इसका और गहरा मतलब भी देखेंगे। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और ये जितने भी यहां पर लोग हैं ये महज प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं। स्टार्टिंग से बता रही हूं बेटा, बिल्कुल फर्स्ट वाले से ही, बिल्कुल हम वापस से स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। यस, बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, चलो। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है, दुनिया को, लाइफ को एक स्टेज बोला गया है, ठीक है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी आदमी और औरत हैं वो महज प्लेयर्स हैं, ठीक है। मतलब प्लेयर्स का है, एक्टर्स है, कि ये जो दुनिया एक स्टेज है, स्टेज पर क्या होती है, एक्टिंग होती है। तो बोले हमारी लाइफ जो है ये एक स्टेज है और हम लोग केवल एक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनकी एग्जिट्स हैं और उनकी एंट्रेंसेस हैं। मतलब लाइफ क्या होती है, इसके अंदर किसी एक इंसान का जन्म होता है, फिर उसकी डेथ होती है, तो ये होगी एंट्री और एग्जिट। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, अब हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे पार्ट निभाता है। जैसे पहले वो पैदा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो सोल्जर बनता है या कुछ भी बनता है, फिर वो धीरे धीरे अधेड़ उम्र का होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और फिर वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है। ऐसे 7 टाइप्स में उसने बांट दिया है लाइफ के स्टेजेस को, कि अलग अलग होते हैं भाई, पहले चाइल्डहुड होता है, फिर अडल्टहुड होता है, फिर ये सब चीजों में उसने बांटा है। His acts being 7 ages, अब उसका जो एक्ट है ना उसको 7 एजेस का है, मतलब 7 एक्ट में डिवाइड है उसका ये पूरा प्ले के अंदर एक्ट होते हैं ना, अलग अलग एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, इसलिए वो बोल रहे कि हमारे ये जो है ना इसके 7 एक्ट है हमारे प्ले के। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले है इन्फेंट, जिसके अंदर वो जन्म लेता है, म्यूलिंग, एक बिल्ली के बच्चे की तरह रोता हुआ, ठीक है, उल्टियां करता हुआ नर्स की गोदी में। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जिसके अंदर वो रोता हुआ बच्चा दिखाया गया है, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाना चाहता अपने स्कूल बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, यस, अरे हाँ भाई, फर्स्ट स्टेज जो बताई है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट स्टेज बताई है। ये जो स्टेज है वो क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट स्टेज है, अनअवेयर हो, आपको कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में, अनकॉन्शियस हो आपके अराउंड क्या हो रहा है,
आपको नहीं पता, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है आपका आपकी लाइफ के ऊपर, कंप्लीटली हेल्पलेस हो आप पहली स्टेज के अंदर। जी हाँ, मॉर्निंग फेस शाइनी और इनोसेंट बोला गया है। जो मॉर्निंग फेस बोल रहे हैं ना, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्यों बोला गया है? वो बहुत मासूम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मम्मी ने नहलाया है, धुलाया है, तैयार किया है, साफ सुथरा किया है, पर बहुत ही क्रीपिंग लाइक स्नेल पर धीरे 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 सब कर रहा है बच्चा, क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना, ठीक है, यस, अनविलिंगली टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, अब आता है वो लवर वाला फेज, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड स्टेज आपका इनोसेंस का दिखाया है, रिलक्टेंस का दिखाया है, ठीक है, सेकेंड स्टेज आपका इनोसेंस का और रिलक्टेंस का दिखाया है बेटा, आपको करने की इच्छा नहीं होती, लेजी वाला फेज दिखाया है आपका। उसके बाद बोले कि अब आप बनते हो एक लवर, ठीक है, फिर आप जवान होते हो, फिर आपको प्यार होता है, साइंग लाइक फर्नेस, क्या बोल रहा है? यस, आप आहें भर रहे होते हो, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे फर्नेस भट्टी जलती है ना, वैसे आप अंदर से जल रहे होते हो, आहें भर रहे होते हो अपने लवर के लिए, सैड सॉन्ग लिख रहे होते हो अपनी लवर के लिए, आप उसकी आईब्रोज तक के बारे में लिख देते हो, इतना आपको प्यार में होते हो आप इस टाइम पे। देन अ सोल्जर, फिर आता है आपका सोल्जर वाला फेस। तो ये वाला जो फेस दिखाया है ये इमोशन और रोमांस का दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोल्जर वाला फेज। अब सोल्जर वाले फेज के लिए क्या बोला जा रहा है? सोल्जर वाले फेज के लिए बोला जा रहा है कि अब आप एक सोल्जर बन गए हो, अब आप अलग अलग तरीके की अजीब अजीब सी स्ट्रेंज शपथ लेते हो, प्रोमिसेस करते हो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपने देश के लिए जान तक दे दूंगा। ये होती है हमारी जवानी वाली उम्र, जब हमारे अंदर बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। बियर्डेड लाइक पार्ड मतलब लेपर्ड की तरह हमारी दाढ़ी होती है। लेपर्ड की तरह का मतलब लेपर्ड से हमें कंपेयर किया जा रहा है कि हम लेपर्ड जैसे होते हैं इस वाली एज में, है ना? यस, बिल्कुल। तो वो क्या है? जेलस इन ऑनर। जेलस इन ऑनर मतलब वो अपने ऑनर को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, दैट इज जेलस इन ऑनर। और सडन एंड क्विक इन क्वारल, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं हम इस टाइम पे, है ना। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, और हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? हम फेम चाहते हैं, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। टॉप के गोले में मुंह दे देंगे बेशक, मतलब डेंजर से डेंजर सिचुएशन के अंदर हम कूद पड़ते हैं। वो वाली एज होती है, निडर वाली एज होती है, फियरलेस एज होती है, जब हमें किसी भी चीज का डर नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आता है एंड देन द जस्टिस, फिर हम थोड़े समझदार हो जाते हैं, फिर हमारी एज आती है जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, फिर हमारे पास अच्छी खासी तोंद आ जाती है, ठीक है, विद गुड केप इन लाइन। गुड केप इन लाइन का मतलब क्या बताया था? केयरलेस ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो अब हम केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, अब हमें फर्क नहीं पड़ता है, अब हम खाते पीते मौज करते हैं। पर हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, हमारी आंखों में सीरियसनेस आ जाती है, हमारी दाढ़ी फॉर्मल कट की हो जाती है, फुल ऑफ वाइज सॉस, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, विजडम वाली बातें हो जाती हैं कहने के लिए, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और बहुत सारे मॉडर्न इंस्टेंसेस, मतलब हम अलग अलग रियल लाइफ और अभी के एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम ये सब कुछ करते हैं किस चीज के लिए? अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, हाँ या ना बताइए? करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आफ्टर दैट एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। अब आती है सिक्स्थ एज, शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, ठीक है। अब हम किस में स्लिप कर गए? लीन और स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब अब हम पतले हो गए हैं, वीक हो गए हैं, हम एक फुलिश ओल्ड मैन हो गए हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, हम स्लीपर्स पहनते हैं, हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, हम अपना पैसे का एक पाउच साइड में रखते हैं। His youthful hose well saved a world too wide। अब हमने जो अपनी पैंट्स जवानी की संभाल के रखी थी वो अब हमें बहुत ज्यादा लूज हो जाती है,
ठीक है, एंड फॉर हिज श्रंक लेग्स, कि अब वो पैंट्स जो है इनके लिए बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, मतलब अब आप बुढ़ापे में आ गए हो, अब आप फिर से सिकुड़ना शुरू हो जाते हो। एंड इज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो भारी आदमियों वाली आवाज होती है वो बदलने लगती है। बच्चों की जो रोने धोने की साउंड्स होती हैं और जो अलग अलग वीक साउंड्स होती हैं बट हाई पिच्ड होती हैं, उनके अंदर उनकी आवाज बदलने लगती है। तो ये सारी अलग अलग लाइफ की स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एंड whistles in his sound, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब जो लास्ट स्टेज बताइए वो बताइए, ये हमारा दूसरा बचपन होता है। जैसे हम बचपन में अनअवेयर होते हैं, हमारे दांत नहीं होते, हमारी आंखें नहीं होती, हमारा टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही हम वापस से इस स्टेज में आ जाते हैं जो हम अब मरने वाली स्टेज में है, या कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा लाइफ में, और ये वाली स्टेज पर हम आ जाते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी इस तरीके से बीतती है, ये बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस। व्हाट डू एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस रेफर्स टू? एग्जिट्स और एंट्रेंस से क्या मतलब है, क्या रेफर करते हैं एग्जिट्स और एंट्रेंस? एग्जिट्स रेफर्स टू डेथ और द एंड ऑफ पर्सन्स लाइफ। एग्जिट का मतलब होता है डेथ या किसी एक इंसान की जिंदगी का अंत, while entrances signify birth और beginning of life, जबकि एंट्रेंस का मतलब है किसी की भी जिंदगी की शुरुआत, बर्थ। शेक्सपियर कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज, और शेक्सपियर जो है वो दुनिया को एक स्टेज से कंपेयर करते हैं, वेयर पीपल एंटर, जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, प्लेइंग वेरियस रोल्स थ्रू आउट देयर लाइव्स, बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करके अपने पूरे जिंदगी के दौरान। Why is reputation like a bubble? बोले रेप्यूटेशन को एक बबल के जैसा क्यों बोला गया है? Reputation is compared to a bubble because it is fragile and temporary. क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, बहुत टेम्पररी होती है, कुछ ही समय के लिए होती है। Just like a bubble can burst at any moment. जैसे एक बबल होता है वो किसी भी मोमेंट पे बर्स्ट हो सकता है, वैसे ही आपका फेम किसी भी मोमेंट पे आपसे छीन लिया जा सकता है। A person's reputation can easily be lost. एक इंसान की रेप्यूटेशन बहुत आसानी से खो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट पुट इनटू बिल्डिंग इट। कि आप कितना भी एफर्ट लगाओ, बोलते हैं ना कि यार इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं पर इज्जत उछालने में किसी को 1 मिनट नहीं लगता, वही चीज ये बोल रहे हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस नोटिस्ड इन द 5th एंड 6th स्टेज ऑफ लाइफ? बोले जो 5वां स्टेज है लाइफ का और जो 6ठा स्टेज है लाइफ का, उसके अंदर क्या एक मेजर डिफरेंस जो है नोटिस किया गया है? 5th और 6th स्टेज के अंदर क्या एक मेजर डिफरेंस नोटिस किया गया? देखो, इन द 5th स्टेज द पर्सन इज अ जस्टिस, वाइज, अथॉरिटेटिव एंड रिस्पेक्टेड विद अ फॉर्मल अपीयरेंस एंड साउंड जजमेंट। कहने का मतलब इस वाली एज में इंसान मैच्योर दिखाया जाता है, वो हर एक चीज को लेके अपने जजमेंट पास करता है, ठीक है, उसको हर एक चीज को लेके ओपिनियन है, अथॉरिटेटिव है वो, ठीक है, अपने अधिकार दिखाता है, अपनी अथॉरिटी दिखाता है चीजों पर, उसका सम्मान होता है, उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। इन दी 6th स्टेज ही बिकम्स एन ओल्ड मैन। लेकिन जो 6ठी स्टेज आती है उसमें वो एक बूढ़ा आदमी बन गया, फिजिकली वीक एंड फ्राइल, फिजिकली बहुत कमजोर हो गया है, नाजुक हो गया है, विथ श्रिंकिंग लिम्स, अ थिन वॉइस एंड वियरिंग क्लोथ्स। हाथ पैर सूखने लगे हैं, सुकड़ने लगे हैं, आवाज पतली हो गई है, कपड़े पहन रहा है जो अब उसको फिट नहीं आते और अब बहुत ज्यादा लूज है। मतलब एक समय पर फिट आते थे पर अब वो कपड़े उसको बहुत ज्यादा लूज है, ऐसी चीजें वो पहन रहा है। थिंक एंड राइट ऑन योर ओन। अभी आपको सोचना है और अपने आप ये लिखना है, व्हाट इज द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। हर एक पोम जो आपको दी हुई है यार, उसका थीम और सेंट्रल आइडिया ना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। देखो कैसे, इट टेल्स अस हाउ वन स्टार्ट्स आउट एन इन्फेंट। मैं आपकी एक क्लास लूंगी जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी पोम उठकर आ जाएगी ना, आपको जैसे आती भी एग्जाम के अंदर, तो आप अपने आप बनाकर खुद से वो सेंट्रल आइडिया लिख पाओगे, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, इट टेल्स अस हाउ वन स्टार्ट्स आउट एन इन्फेंट, हेल्पलेस एंड अनअवेयर। ये कहानी शुरू होती है कि कैसे एक इंसान अपनी जर्नी को शुरू करता है एक बच्चे की तरह, हेल्पलेस होता है, अनअवेयर होता है अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर, एंड एंड्स द सेम वे, और कहीं ना कहीं मरता भी उसी तरीके से है जैसा उसने जन्म लिया। आई विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, और मैं जो मुझे नहीं पता है ना कि भाई मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है। एक बच्चा ऐसे ही तो जन्म लेता है कि उसको नहीं पता होता कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। विच 2 स्टेजेस ऑफ मैन डिस्क्राइब्ड बाय शेक्सपियर साउंड ह्यूमरस।
कौन सी दो स्टेजेस एक इंसान की शेक्सपियर के द्वारा जो बताई गई हैं वो आपको ह्यूमरस लगती है, मतलब मजाकिया टाइप की लगती है कि भाई ये क्या ही बात कर रहे हैं? द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज आर ह्यूमरस. दूसरी और तीसरी एज ह्यूमरस है. जब वो एक बच्चा स्कूल जाता है एंड देन वो जब लवर बनता है वो भयंकर है. वन कैन जस्ट इमेजिन द स्कूल बॉय कंप्लेनिंग एंड वाइनिंग. एक इंसान इमेजिन कर सकता है वो जैसे ही बताता है कि वो आज जाना नहीं चाहता, स्कूल काम नहीं करना चाहता है, क्रीपिंग टू स्कूल, धीरे धीरे स्कूल जा रहा है मर मर के, ठीक है, वेल स्क्रब्ड एंड शाइनिंग फेस, अच्छे से नहला धुला कर जो मम्मी उसको भेजती है उस चेहरे के साथ. The third stage where the lover sighs loudly and sings and sad poems and songs is also humorous. और थर्ड स्टेज वो लवर वाली स्टेज जिसके अंदर एक इंसान बेचारा बहुत ही आहें भर रहा है और सैड सॉन्ग्स लिख रहा है और उस टाइम उसको ऐसा लगता है कि ये ही मेरी सारी जिंदगी और इसके अलावा तो लाइफ में कुछ है ही नहीं और अब मैं क्या करूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, और उसको अपनी लवर के ऊपर सारे तरीके की बातें लिखनी होती है, राइट? द लास्ट सेवेंथ स्टेज ऑफ लाइफ साउंड्स वेरी सैड एंड मिजरेबल. अब जो सेवेंथ स्टेज है लाइफ का वो बहुत ही सैड और बहुत ही मिजरेबल साउंड करता है, ठीक है? हाउ कैन यू मेक ओल्ड एज ऑल्सो चेयरफुल एंड हैप्पी? और आप कैसे ओल्ड एज को चेयरफुल और हैप्पी बना सकते हो? वी कैन मेक द लास्ट स्टेज जॉयफुल बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट बिफोर हैंड. हम अपनी लास्ट स्टेज को जॉयफुल बना सकते हैं पहले ही उसको प्रिपेयर करके. We know that most of us will reach this stage. और हमें पता है कि हम ज्यादातर लोग जो है वो इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे बिफोर आवर फाइनल एग्जिट, मरने से पहले. सारे नहीं पहुंच पाते बट हाँ बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है? हेंस वी मस्ट मेंटेन गुड हेल्थ. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है? एंड कीप गुड रिलेशंस विद आवर फैमिली. हमें अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए एंड द पीपल अराउंड अस. और जो हमारे आसपास लोग हैं हमें उनके साथ भी अपने रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रखने चाहिए. बिल्कुल ओके. तो ये थी बच्चों हमारी आज की पोएम. मैं आशा करती हूं कि भाई यहां तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. अब मैं 2 से 3 चीजें, किसी भी कोई भी पोएम अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर 2 से 3 चीजें आपको देखनी है, ठीक है? उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जो आपको प्रिपेयर करनी है. ब्लैक पेन यूज करती हूं मैं. बस 2 मिनट और दीजिए फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे. दिख रहा है आपको? प्लेन पेज लेते हैं अपन, ठीक है? पोएम के अंदर जो भी पोएट्री वाला सेगमेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है? एक तो पहली चीज लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको आपकी पोएम का पता होना चाहिए. नंबर 2, ठीक है, राइटर का नाम और पोएम का नाम, ये दोनों चीज अच्छे से पता होनी चाहिए. नंबर 3, थीम और सेंट्रल आइडिया, ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए. और नंबर 4, समरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है? समरी से मेरा मतलब है कि आपको उसका लिटरल मीनिंग तो पता ही है, हाँ, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो पता ही है, बट आपने उससे क्या इंटरप्रेट किया ये भी पता होना चाहिए. हो सकता है जो मेरा इंटरप्रिटेशन है और जो आपका इंटरप्रिटेशन है किसी भी पोएम को लेके वो अलग हो, है ना? हो सकता है इसमें आपको कोई और एक गहरा मतलब समझ में आ जाए जो शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. तो लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. मुझे नहीं पता कि राइटर ने किस मूड से ये पोएम लिखी है, हम सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं कि भाई एक सेकेंड, कि भाई राइटर ने ये जो पोएम लिखी है ये शायद उस दौरान ये वाला समय चल रहा था, ये वाली चीजें चल रही थी जिसकी वजह से लोग इस तरीके की मेंटल स्टेट में थे तो वो ऐसी पोएम ज्यादा लिखते थे. ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम हर एक पोएम को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका ये मीनिंग हो सकता है. इसीलिए मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, साइड वाले का कुछ और हो सकता है, साइड वाले का कुछ और हो सकता है, ठीक है? तो आप में से मल्टीपल लोगों का, अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनका सबका अपने आप में इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है. और दूसरी चीज की ना बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन मीनिंग में ना ऐसा होता है कि क्योंकि ये लोग एज सच
सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा नहीं होता जैसा हम ग्रामेटिकली देखते हैं। अगर ग्रामेटिकली देखने लग जाए तो इस तरीके के सेंटेंस नहीं बनते हैं, बट आपको बेसिकली उसके पीछे का जो हिडन मतलब है वो समझने पे ज्यादा फोकस करना होता है कि यार ये एक्चुअली इस लाइन से कहना क्या चाह रहा है, वो इंटरप्रिटेशन आपको पता होना ज्यादा जरूरी। ठीक है, चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात की पोम के बारे में। मजेदार, मुझे तो बहुत मजा आया, आशा करती हूँ आपको भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।